नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 11 अगस्त के तीनों शिफ्ट के पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के कंप्लीट करेंगे, उसको सेकंड, उसको लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के भी प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ये जो है भारत और मिस्र के बीच होता है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजन किया जाता है। अगर बात करें साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है, यह एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और मिस्र में आयोजित किया जाता है। अभ्यास साइक्लोन का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन और परिचालन तैयारी को बढ़ाना है। यह अभ्यास विशेष रूप से विशेष युद्ध संचालन रणनीतियों के पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने, उच्च स्तरीय शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और सामरिक अभ्यासों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री कौन है? आशीष सूद हो जाएगा। दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री आशीष सूद है। दिल्ली सरकार यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फरवरी 2025 में बनी नए कैबिनेट के अनुसार दिल्ली में शिक्षा मंत्री वो जो है आशीष सूद हो जाएगा। वे 20 फरवरी 2025 के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट में शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ साथ गृह, बिजली और शहरी विकास विभाग के मंत्री नियुक्त किए हुए थे। सुश्री देबाश्री चौधरी ने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। सुश्री देबाश्री चौधरी ने नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, जैसे मशीनरी, उपकरण और निर्माण सामग्री के लिए, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगर बात करें लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है, मशीनरी, उपकरण और निर्माण सामग्री हो जाएगा। यह उद्योग आधुनिक औद्योगिक ढांचे की नींव है और किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लौह एवं इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल जैसे लोहा और इस्पात का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? ये जो है चिनाब नदी पर बनाया गया। और ये इससे पहले इस शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, ये 7 तारीख के जो है प्रश्न ये रिपीट हुआ है। अगर बात करें भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब पुल के आर्च का पूरा होना था। 5.6 मीटर का स्टील आर्क 111 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर में कटरा से बनिहाल तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका द्वारा जीता गया आइस हॉकी का खेल जिसमें उप विजेता टीम कौन था? कनाडा हो जाएगा। अगर बात करें 2025 के महिला आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में अमेरिका ने कनाडा को 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यह मैच चेक गणराज्य के सेस्के बुडेजोविच में खेला गया था। इस जीत के साथ अमेरिका ने 2025 में महिला आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2025 के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 131वें स्थान पर है। 2025 के विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत जो 131वें स्थान पर है, यह 2024 में 129वें स्थान पर 2 स्थान नीचे था। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत जो है 148 देश में 131वें स्थान पर है। द हिंदू के अनुसार 2024 में भारत जो है 131वें स्थान पर। इस प्रकार भारत 2 स्थान नीचे खिसक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजीकरण का अर्थ क्या होता है? निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी सार्वजनिक संपत्ति या व्यवसाय यानी सरकार द्वारा किसी निजी स्वामित्व में हस्तांतरित किया जाता है। यह आमतौर पर किसी कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री या संचालन को निजी पक्षों को सौंपने के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ये जो उत्तर प्रदेश है, इसका आंदोलन का संबंध हो जाएगा। अगर बात करें देवबंद आंदोलन का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद शहर में शुरू हुआ था। देवबंद आंदोलन जिसे देवबंदी आंदोलन भी कहा जाता है, 1866 में शुरू हुआ था। नाइट्रोजन का संबंध किस ब्लॉक से है? पी ब्लॉक से हो जाएगा। अगर बात करें नाइट्रोजन जो आवर्त सारणी है पी ब्लॉक में स्थित है। टेक्स्ट बुक का द्वारा बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा। 14 एवं 15 अगस्त को आपको 1 साल के पासपोर्ट पर 1 साल फ्री मिल जाएगा। मात्र आपको 298 में कूपन कोड सावन आप लोग अपने अप्लाई करके रख लीजिए। कल रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी 13 तारीख रात 12 से 1 के बीच, यानी वो 14 तारीख हो जाएगा। इसलिए कल 12 बजे से 1 के बीच जितने भी लोग बाई करेंगे 1 घंटे का समय दीजिएगा, आपको 1 साल के पासपोर्ट के साथ 1 साल फ्री मिल जाएगा, वो भी मात्र 298 में। इसलिए तैयार रहेगा। अभी आप लोग जाइए अपने ऐप में और कूपन कोड सावन अप्लाई कर रख लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। आपके एसएससी, रेलवे यानी इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एआई चैप्टर, एआई डाउट सपोर्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके अभी आप लोग कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए और तैयार रहिएगा। कल रात 12 बजे से 1 के बीच बाई कीजिएगा।
यह समूह 15 का एक सदस्य है जिसमें नाइट्रोजन परिवार या पिंकटोजन भी कहा जाता है। बर्फ के बीच से तार निकलने पर वह फिर से चिपक जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? ये जो है पुनर्हिमायन कहलाता है, यानी जिसे रीगिजिलेशन कहा जाता है। बर्फ के नीचे बर्फ के बीच से तार निकलने पर वह फिर से चिपक जाता है। यह घटना जो पुनर्हिमायन कहलाता है। पुनर्हिमायन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दबाव के कारण बर्फ पिघलता है और दबाव हटने पर यह फिर से जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? मिजो हो जाएगा। अगर बात करें मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो है। राजधानी आइजोल हो जाएगा। राजकीय पशु शेरो हो जाएगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो धारीदार पूंछ वाला तीतर हो जाएगा। वही राजकीय पेड़ जो है आयरन वुड हो जाएगा। वहीं राजकीय फूल लाल वांडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? इसमें जो है अनुच्छेद 301 को जोड़ा गया था। अगर बात करें 1978 के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके तहत अनुच्छेद 301 जोड़ दिया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। 44वें संशोधन ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव किया था और यह सुनिश्चित किया गया कि अनुच्छेद 20 की जो प्रदत्त मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में किस राज्य में आयोजित किया गया? ये जो है दादर नगर हवेली तथा दमन दीव इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी ब्लॉक में कौन से तत्व आता है? नाइट्रोजन तत्व आता है। पी ब्लॉक में जो है नाइट्रोजन तत्व आता है। पी ब्लॉक तत्वों में समूह 13 से 18 तक का तत्व शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी द्वीप कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। हिंद महासागर में भारत के दो मुख्य द्वीप पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। ये दोनों ही देश हिंद महासागर में स्थित है और भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में डैश नदी पर दुनिया का सबसे रेलवे आर्च ब्रिज का पूरा कर लिया है। ये जो चिनाब नदी पर पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़े रोड बो ग्राउंड का निर्माण पूरा कर लिया है। चिनाब रेल पुल जो भारत के जम्मू कश्मीर से रियासी मंडल में बक्कल और कैरू के बीच एक भारतीय सड़क सोड और कंक्रीट बो ग्राउंड है। मैदान की कुल लंबाई 473.25 मीटर है, जबकि पुल की लंबाई 120 मीटर है और मुख्य बांध 94.25 मीटर। अधिकारियों के अनुसार यह जो है 96 लाइनों द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी या कलेक्टर होता है। अगर बात करें जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी या कलेक्टर होता है, जिसे कुछ क्षेत्रों में उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। यह एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी होता है जो जिले के सामान्य प्रशासन, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 का विश्व आर्थिक मंच कहाँ आयोजित हुआ था? ये जो है स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में इसका आयोजन किया गया था। 2025 का विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में आयोजित किया था। यह बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। बैठक का विषय बुद्धिमान युग के लिए सहयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम का सबसे खतरनाक रूप क्या होता है? प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम होता है। सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम प्रजाति प्लासीमोडियम फॉल्सीपेरम है। यह मलेरिया के सबसे गंभीर और घातक मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा और अधिक शक्तिशाली हिस्सा होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल मुख्य अंतर यह है कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक छोटा और अधिक शक्तिशाली हिस्सा होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है जो सरकार के प्रमुख विभाग संभालते हैं और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होता है जो सरकार के कामकाज में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 110 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। यह विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक मेमोरी का कार्य क्या होता है? जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा उपयोग किए गए जा रहे डेटा और निर्देश तक तीव्र पहुंच प्रदान करता है उसे जो प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी जिसमें मुख्य मेमोरी या रैम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स एंड एंड्रॉयड ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण में एप्पल, मैक ओएस, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल एंड्रॉयड ओएस, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्पल जो है आईओएस शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है ये जो है भारत का मौलिक अधिकार से हटा करके इसे जो है एक विधि का अधिकार बना दिया गया है। अगर बात करें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान में निहित नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार हो चुका है। संविधान के 24वें संशोधन द्वारा संपत्ति
नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसके स्थान पर संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम का कौन सा रूप मलेरिया के कारण बनता है? प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम बनता है। मलेरिया एक वैश्विक संक्रामक रोग जो विकासशील देशों में रुग्णता और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। गंभीर और घातक मलेरिया मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के कारण होता है। कंप्यूटर मेमोरी यानी रैम का क्या कार्य होता है? डेटा और निर्देशों के लिए प्राथमिक अल्पकालिक भंडारण के रूप में कार्य करता है, जिसका कंप्यूटर सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। 2025 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेताओं में हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, मनु भाकर निशानेबाजी से, गुकेश डी शतरंज से और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स शामिल थे। पुरस्कार समारोह जो है 17 जनवरी 2025 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है? जिला परिषद हो जाएगा। जिला स्तर पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद कार्यरत है। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर होता है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती पर पंचायत समिति होता है। जिला परिषद जिले के विकास योजनाओं और गतिविधियों को देखरेख करता है और पंचायत समिति के कार्यों को समन्वय करता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। प्रार्थना सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? ये जो है मुंबई या बॉम्बे में किया गया था। अगर बात करें प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बॉम्बे में भारत में किया था। ये एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य एक ईश्वर की पूजा को बढ़ावा देना और जाति व्यवस्था, बाल विवाह और सती जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना था। प्रार्थना सभा ब्रह्म समाज से प्रभावित था, जो 1828 में बंगाल में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित और एक सुधार आंदोलन था। हालांकि प्रार्थना सभा अपने दृष्टिकोण में अधिक उदार था और सुधार के लिए अधिक सतर्क दृष्टिकोण को अपनाया था। 1870 में महादेव गोविंद रानडे के आंदोलन में शामिल होने के बाद प्रार्थना सभा को लोकप्रियता मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 क्यू में जो है नगर पालिका का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिका प्रावधान है। यह अनुच्छेद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान करता है: नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 23वें विधि आयोग के कौन अध्यक्ष हैं? इसके जो विधि आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हो जाएगा। अगर बात करें भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी है। उन्हें 15 अप्रैल 2025 को नियुक्त किया गया था। इससे पहले भारत के वे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया था। अगर बात करें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये जो है थाईलैंड 4 अप्रैल से 2025 को बैंकॉक में किया गया था। अगर बात करें बंगाल के खाड़ी क्षेत्र के युवाओं के क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की पहल के रूप में भारत जो है 7 से 11 फरवरी 2025 को गुजरात के गांधीनगर में बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल में प्रथम युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसका मुख्य विषय बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा के सेतु के रूप में इसका आयोजन युवा मामलों के विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश से संबंधित एक मिशन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक विदेशी को भारत में कितने वर्ष रहना चाहिए? टोटल जो है 12 वर्ष रहना पड़ेगा। अगर बात करें भारतीय नागरिकता प्राधिकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के जरिए प्राप्त करने के लिए एक विदेशी को सामान्य तौर पर पिछले 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष भारत में निवास और नागरिकता आवेदन की तारीख से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में निवास करना आवश्यक है। यानी कुल मिलाकर 11 वर्ष प्लस 1 वर्ष मिलाकर टोटल 12 वर्ष भारत में रहना जरूरी है। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान के तहत भारत में लगातार 12 वर्षों तक रहने वाले किसी भी विदेशी व्यक्ति द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकता है। इस प्रक्रिया को प्राकृतिकरण के रूप में जाना जाता है, जिसका विवरण जो है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमा मालिनी कहाँ की सांसद है? ये जो है मथुरा की सांसद है। अगर बात करें पूरा नाम हेमा मालिनी धर्मेंद्र देओल हो जाएगा। जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अमकुंडी तमिलनाडु में हुआ था। करियर जो मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता के रूप में है। राजनीति की बात करें भारतीय बीजेपी से जुड़े हुई हैं। सांसद जो है 2014 से वर्तमान तक मथुरा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उपाधि की बात करें ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो पूर्व में बहती है? महानदी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है। महानदी मध्य भारत के सतपुरा श्रेणी से निकलता है और यह पूर्वी भारत की एक नदी है।
यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहता है। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। महानदी के बाएं तट की सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव, मंड और ईब हो जाएगा। महानदी के दाहिने तट की सहायक नदी ओंग, तेल और जोंक हो जाएगा। महानदी पर प्रमुख परियोजना की बात करें तो हीराकुंड बांध, गंगरेल बांध और धुधुआ बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस उद्योग की प्राथमिकता दिया गया था? भारी उद्योग पर प्राथमिकता दिया गया था। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना महानवोदित मॉडल पर आधारित था, जो 1953 में भारतीय सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र महानवोदित द्वारा विकसित किया एक आर्थिक विकास मॉडल था। पीसी महानवोदित ने 1931 में कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और इसी कारण उन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम योजना आयोग के सदस्य भी थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से 61 के लिए था। यह योजना औद्योगिकरण के रूसी मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित था। योजना ने दीर्घकालिक आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्र के बीच निवेश का संतुलित आवंटन निर्धारित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में डैश पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हो जाएगा? देखिए, इसका निम्नलिखित ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको जो है पूरा देखिए, जितने भी लॉन्च किए गए उन सभी पुस्तक का फटाफट कवर कर लेते हैं। देखिए, एक पुस्तक जो आई एम लिखा गया है, ये जो है इसके लेखक संकलित श्री गोपी चंद्र हिंदुजा के द्वारा। उसके अलावा पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजर्वेटिव, ये जो है लेखक डॉक्टर के एस चौहान हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड, इसके लेखक संपादित श्री विजय हंसरिया हो जाएगा। एआई ऑन ट्रायल के लेखक सुजीत कुमार और तौसीफ आलम हो जाएगा। द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इंडिया, इसके लेखक जो है श्री राम माधव हो जाएगा। इसके अलावा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये जो है श्री बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके लेखक जो है श्रीमती आनंदी बेन पटेल हो जाएगा। ये सभी जो है जगदीप धनखड़ के द्वारा विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा से संबंधित पूछा गया था। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के म्यांमार भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक आपदा राहत और बचाव अभियान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा किया कि भारत ने 28 मार्च 2025 को भारतीय सेना के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद संबंधित है, जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए बनाया गया है। यह अनुच्छेद यह भी बताता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह वापस भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूजा तोमर यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? मिक्स्ड मार्शल आर्ट से हो जाएगा। वे यूएफसी यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में लड़ने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बनी है। उनकी पृष्ठभूमि वुशी और किक बॉक्सिंग में भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा राष्ट्र है? मालदीव हो जाएगा। लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? ये जो मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन होगा तो मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। वहीं सिर्फ अगर देश पूछा जाए तो मालदीव हो जाएगा। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप स्थित है। मालदीव से लक्षद्वीप के दक्षिण में एक अलग देश है, न कि द्वीप। मालदीव भारत के लक्षद्वीप द्वीप के दक्षिण में है। मालदीव हिंद महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है, जो श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लगे लक्षद्वीप सागर में द्वीपों का एक समूह है और मालदीव के सबसे निकट भारतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमेरिका किस कंपनी ने सर्वाधिक निवेश किया है? वोक्सवैगन हो जाएगा। पर्वतों से टकराने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा या उच्चवाचीय वर्षा कहा जाता है। पर्वतों से टकराने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा, उच्च वर्षा कहते हैं। यह तब होता है जब नम हवा पहाड़ों या पहाड़ी जैसे ऊंचे भूभाग पर चढ़ने के लिए मजबूर होता है। ऊपर उठती हवा ठंडी होता है और बादल बनते हैं और वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 में एलपीजी नीति से जुड़े प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किया था। एलपीजी नीति प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया था। उदारीकरण का उद्देश्य सरकारी नियंत्रण और विनिमय को कम करना था, जबकि निजीकरण का उद्देश्य सरकारी उद्यमों को स्वामित्व निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेड डाटा बुक यानी लाल सूची बुक किससे संबंधित है? विलुप्त होने के कगार पर जंतुओं से संबंधित है। अगर बात करें, रेड डाटा बुक वह राज्य या दस्तावेज है जो जानवर, पौधे के दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों को
दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया है। यह कवक के साथ साथ कुछ स्थानीय उपप्रजातियों से भी संबंधित है जो राज्य देश के क्षेत्र के भीतर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी किसने किया है? चीन के हार्बिन शहर ने किया है। अगर बात करें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी चीन के हार्बिन शहर ने किया था। यह खेल 7 से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया था। हार्बिन ने 1996 में भी एशियाई शीतकालीन खेल की मेजबानी किया था और यह दूसरी बार था जब इस शहर ने इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राष्ट्रपति ने किसी फील्ड में पदक दिए थे, उनकी संख्या पूछा था। इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल नहीं पाया, अगर आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का 3 मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगर बात करें कंप्यूटर सिस्टम में 3 घटक होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और मेमोरी हो जाएगा। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में किस सैन्य अभियान के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान के तहत मिलाया गया। यह अभियान सितंबर 1948 में चलाया गया था जब हैदराबाद के निजाम ने भारत विलय से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाबार्ड का उद्देश्य क्या हो जाएगा? भारत में सतत और समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। अगर बात करें नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य भारत में सतत और समानता पर आधारित कृषि समानता को विकास को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण व्यवसायों को वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता मिले, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का प्रावधान है। इससे पहले यह स्पष्ट नहीं था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण है जो कंप्यूटर से संबंधित डेटा को उपयोगकर्ता के लिए दृश्य, श्रव्य और भौतिक रूप में प्रदर्शित करता है। कुछ सामान्य आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक किसकी उपयोगिता होता है? ये जो होगा चूना पत्थर की आवश्यकता यानी मुख्य घटक उपस्थित होता है। सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा उपयोगिता चूना पत्थर का होता है जो सीमेंट बनाने का मुख्य कच्चा माल है। चूना पत्थर के अलावा सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम का भी सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके अलावा जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या, और प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना को बिहार के बाद पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक वंश की स्थापना किसने किया था? मौस या मोगा के द्वारा किया गया था। शक वंश की स्थापना भारत में मौस या मोगा के नामक राजा ने किया था। मौस ने गांधार, सिंधु घाटी और अन्य क्षेत्र में शक शक्ति स्थापित किया था। शक, जिन्हें इंडो सिंथियन भी कहा जाता है, ईरानी खानाबदोश जनजाति का एक समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंट के जो है लगभग 20 क्वेश्चन, ये बिल्कुल गलत बात है। करंट का लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा एआई से संबंधित 3 प्रश्न पूछा गया था। इसके साथ साथ हाल ही में एससी, एसटी और ओबीसी की कुल आरक्षित सीटों महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किया गया है। जो यह महिला आरक्षण विधेयक का हिस्सा है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी बिंदु और सतपुरा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के संशोधन से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 11 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नरम दल एवं गरम दल का विभाजन कब हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। 1907 के सूरत अधिवेशन जो है नरम दल एवं गरम दल का विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसमें नरम दल एवं गरम दल विभाजन के रूप में जाना जाता है, 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के भीतर विचारधाराओं में मतभेद था, खासकर ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण कर लेकर। अगर बात करें, हालांकि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुट फिर से एकजुट हो गए, लेकिन विभाजन ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में अपनी छाप छोड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की उम्र कितना होना चाहिए? सभी को पता है 21 वर्ष का होना चाहिए। अगर बात करें ग्राम पंचायत को संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 के अनुसार शामिल किया गया। इस संशोधन ने भाग 9 को संविधान में जोड़ा जिससे पंचायत नाम दिया गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया जिसमें पंचायत के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय शामिल हैं। 73वें संशोधन के मुख्य बिंदु की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। 3 स्तरीय प्रणाली लागू किया गया। इसमें भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना किया गया और जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई होता है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। इसका सरपंच की बात करें, ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है सरपंच होता है जो गांव का निर्वाचित प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 243 हो जाएगा जिसमें पंचायतों को परिभाषित किया गया और इसका जो है 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा समिति की बात करें तो पंचायती व्यवस्था के संबंध में विभिन्न समितियों ने सिफारिश दिया था जिनमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है टाटा एयरलाइंस का ऑफिस पूछा गया तो इसका जो ऑफिस अभी है गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। टाटा एयरलाइंस का ऑफिस अब एयर इंडिया गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। विशेष रूप से टाटा सन्स पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। इसके अलावा विस्तारा जो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम है का पंजीकृत कार्यालय ये गुरुग्राम में है। विस्तार से बात करें तो टाटा सन्स का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। टाटा एसआईए एयरलाइंस विस्तारा का पंजीकृत कार्यालय गुड़गांव में हो जाएगा। इसके अलावा एयर इंडिया का मुख्यालय गुड़गांव में है। टाटा सन्स का प्रतिनिधि कार्यालय दुबई में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 का भारत नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कितने जिलों में किया गया था? टोटल 244 जिला में किया गया था। अगर बात करें 2025 में भारत के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। यह अभ्यास 7 मई 2025 को हुआ था और इस युद्ध जैसी स्थिति के लिए नागरिक तैयारियों को प्रशिक्षण किया गया था। इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले के सायरन, ब्लैकआउट, बड़े पैमाने पर निकासी और नागरिक सुरक्षा, पुलिस, अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ और स्वयंसेवकों की तैयारी का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर मुमालिक कहा जाता था। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को वजीर खर्च या मुसरूफ मुमालिक कहा जाता था। ये पद शाही खजाने और राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। अगर बात करें वजीर खर्च जो है यह पद मुख्य रूप से शाही खर्चों और वित्तीय मामलों के देखरेख के लिए जिम्मेदार था। मुसरूफ मुमालिक जो यह पद राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता था जो विभिन्न प्रांतों में करों और राजस्व का संग्रह प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है? ये जो है झारखंड हो जाएगा। 2023-24 में भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार झारखंड राज्य में है। इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। भारत में कोयले भंडार के मामले में झारखंड सबसे ऊपर है। इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। झारखंड में भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 38% हिस्सा है। झारखंड में झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा जैसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र स्थित है। उड़ीसा में तालचेर और संबलपुर जैसे कोयला क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ में कोरबा, हंसदेव, अरण्य और रायगढ़ क्षेत्र में कोयला के भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है? पाचक एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो शरीर में भोजन को छोटे अवशोषित करने योग्य भागों में तोड़ने में मदद करते हैं। ये एंजाइम पाचन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और शरीर को ऊर्जा, विकास और आवश्यक कार्यों के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो एमाइलेज जो होता है स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ता है। प्रोटीएज की बात करें तो प्रोटीन को पेप्टोइड्स और एमिनो एसिड में तोड़ता है। लाइपेज की बात करें तो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज जो दूध में चीनी को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये जो बिहार में किया गया। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन जो बिहार में किया गया, यह गेम 4 से 15 मई तक 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया गया था।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण था, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। यह पहली बार था जब बिहार ने राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन की मेजबानी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष की संशोधन कब जोड़ा गया? ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगर बात करें भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 1976 के 42वें संशोधन द्वारा अधिनियम जोड़ा गया। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिसमें कई बदलाव किए गए थे। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन हो जाएगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। अगर बात करें, नेपाल जो भारत के लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह सीमा जो है इन 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड से नेपाल के साथ 335 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ 651 किलोमीटर साझा करता है। वहीं बिहार के साथ 601 किलोमीटर, सिक्किम के साथ 96 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के साथ 100 किलोमीटर के साथ नेपाल जो है सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LAN का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और इससे पहले मैंने जितने भी शिफ्ट कराया था उसमें मैंने आपको टोटल जितना भी फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर से संबंधित वो मैंने कराया हुआ है। आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, तो आपका ये 1 नंबर जो मैंने श्योर कर दिया था। यानी अब चलिए उस वीडियो को मैं क्लिप यहाँ पर लगा रहा हूँ, उसमें टोटल फुल फॉर्म जितने भी है वो आप देख लीजिए। बेसिक की बात करें तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। CU का कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। KB का मतलब किलोबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट और TB का मतलब टेराबाइट हो जाएगा। इसके अलावा LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। LED का लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसके साथ GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाएगा। UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टिकल पावर सप्लाई हो जाएगा। SIM का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। EEPROM का अर्थ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। MROM का मतलब मास्क रीड ओनली मेमोरी होगा। FPS का फुल फॉर्म फ्रेम्स पर सेकेंड हो जाएगा। MHZ का मतलब मेगा हर्ज। GHZ का मतलब गीगा हर्ज। FDD का मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। CRT का फुल कैथोड रे ट्यूब। CTCP का मतलब क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CGA का फुल फॉर्म कॉलर ग्राफिक्स एरे। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोमोल का अर्थ कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। DOS का फुल फॉर्म डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच। इसके अलावा DVR का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग। DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल। EFT का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। EXE का मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फाइल। ENAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। FET का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फोर्ट्रॉन का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन। GPL का मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस। GPS का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। HP का फुल फॉर्म हेवलेट पैकार्ड। इसके साथ JPG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मोडेम का अर्थ मॉड्यूलर डीमोड्यूलर। MPG का मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MTNL का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस सूची में? ये जो है 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इस अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो जाएगा। अगर बात करें ये जो 7वीं अनुसूची है यह केंद्र
अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी और कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के विभाजन को दर्शाता है। संघ सूची की बात करें, इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची की बात करें, इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। वहीं समवर्ती सूची की बात करें, इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित विशेष रूप से विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र में उल्लेख किया गया। यह भाग 245 से 263 तक इसमें अनुच्छेद में विस्तृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति की विफलता का कारण क्या था? 1857 की क्रांति की विफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख रूप से संगठन और एकता की कमी था, नेतृत्व का अभाव था, सीमित क्षेत्र, ये सभी अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता और संचार के साधनों की कमी था। इसके अलावा विद्रोहियों के पास सुसंगठित योजना और रणनीति का अभाव था, जिसमें वे अंग्रेजों को संगठित सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच तालमेल की कमी था और विद्रोही एक साथ पूरे में भारत में नहीं फैल सका। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, प्रशिक्षित सेना और संचार के बेहतर साधन थे, जिससे उन्हें विद्रोह को दबाने में आसानी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार होता है। अगर बात करें पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसल जैसे गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। समुद्र का प्रभाव, उत्तर भारत में समुद्र का प्रभाव कम होने के कारण भूमि क्षेत्र में जल्दी ठंडा होता है, जिससे सर्दियाँ तेज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदय योजना का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना हो जाएगा। अगर बात करें उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना, भारत सरकार द्वारा भारत के विद्युत वितरण कंपनी डिस्कॉम के लिए वित्तीय बदलाव और पुनरुद्धार पैकेज है, जिसका उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र की वित्तीय गड़बड़ी या अस्थायी समाधान ढूंढना है। भारत सरकार ने किसी भी राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव में सहायता के लिए 5 नवंबर 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना या उदय योजना शुरू किया था। उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना का उद्देश्य राज्य डिस्कॉम को राजस्व और लागत दक्षता के साथ साथ सभी के लिए सस्ती और सुलभ 24/7 बिजली का समाधान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का प्रावधान है? भाग जो है ये 12 में हो जाएगा। अगर बात करें भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 213 में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध प्रावधान है। भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्ति को विभाजित किया है। यह संविधान को एक संधारणीय चरित्र प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक पदानुक्रमित संरचना एकीकृत है। अगर बात करें वित्तीय संबंधी जो है अनुच्छेद 245 से 255 में है। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 में है। वित्तीय संबंध जो है 268 से 293 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 संविधान संशोधन और संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया जो सहकारी समिति से संबंधित? भाग 9B को जोड़ा गया था। अगर बात करें 97 संविधान संशोधन और संविधान के भाग 9B को जोड़ा गया जो सहकारी समिति से संबंधित है। यह संशोधन 2011 में पारित हुआ, 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ था। इस संशोधन ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिनमें से एक भाग 9B का समावेश है। यह भाग विशेष रूप से सहकारी समिति से संबंधित है और उनके कामकाज, प्रबंधन और विनिमय के लिए एक प्रावधान निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवाने कोही क्या था? एक ही कृषि विभाग था। दीवाने कोही, जिसे दीवाने अमीर कोही भी कहा जाता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित एक कृषि विभाग था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि में सुधार करना और किसानों को सहायता प्रदान करना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग की स्थापना किया था। दीवाने कोही का मुख्य कार्य कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, किसानों को ऋण प्रदान करना और नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना था। इस विभाग ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कृषि सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 किस राज्य में हुआ था? ये जो है लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 जो है इसका सफल आयोजन 2 चरण में किया गया, जिसमें 19 टीमों के 400 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। यह प्रतिष्ठित शीतकालीन खेल आयोजन 23 जनवरी 2025 को लेह लद्दाख में शुरू हुआ था और 12 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ था। पहला चरण जो है 23 से 27 जनवरी तक लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था। इस चरण में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग जैसी प्रतियोगिता हुआ था। दूसरा चरण में 9 से 12 मार्च तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। इसका चरण अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग और स्की माउंटेनिंग और स्नोबोर्डिंग जैसी प्रतियोगिता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरन अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने किस कारण राजा बनाया था? उनकी भक्ति, धर्मनिष्ठा और योग्यता के कारण उसे राजा बनाया था।
एरन अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी भक्ति, धर्मनिष्ठा और योग्यता के कारण राजा बनाया था। विशेष रूप से उनके शिलालेख में कहा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना, क्योंकि वह भक्ति और धर्मनिष्ठा में उत्कृष्ट है। समुद्रगुप्त वंश के एक महान शासक थे और उनके शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग भी शुरुआत माना था। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और उनकी माता कुमारी देवी थी। अगर बात करें समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजय और कला और साहित्यों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक हिस्सा या भारत के संसदीय संघ शासित प्रदेश के रूप में आता है। मानव विकास सूचकांक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यह एक ऐसा सूचकांक है जो किसी भी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक जो किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। यह सूचकांक 0 से 1 के पैमाने पर मापा जाता है, जहाँ 1 उच्चतम स्तर होता है और मानव विकास को दर्शाता है। 2022 के लिए भारत का HDI का मूल्य 0.644 है, जिसे 193 देशों में 134वें स्थान पर रखता है, जो इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है, जो श्रृंखला की लंबाई दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली श्रेणी का शाब्दिक अर्थ चोटियों की रेखा है। अरावली श्रेणी दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से गुजरात में समाप्त होता है। भारत में पहली बार बजट किसकी परिषद में पेश किया गया था? जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला बजट पेश किया था। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय केनिंग को जाता है। 1859 में वायसराय की कार्यकारी परिषद पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विलियन को वित्त के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क में लिपिड की कमी से कौन सा रोग होता है? न्यूरोडीजेनिक रोग हो जाएगा, न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग हो जाएगा। मस्तिष्क में लिपिड संबंधी न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग हो जाएगा। अगर बात करें मस्तिष्क में लिपिड की कमी से कई न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग और नीमन-पीक रोग हो जाएगा। इसके अलावा लिपिड की कमी से मिर्गी और अन्य मानसिक विकार भी हो सकते हैं। डाइसैकेराइड के साथ नमक का उपयोग करके प्रतिक्रिया का एक रिएक्शन दिया गया था। डाइसैकेराइड के साथ नमक का उपयोग करके प्रतिक्रिया के लिए कि आप हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पानी को और एक नमक उत्प्रेरक की उपस्थिति में डाइसैकेराइड को उसके घटक मोनोसैकेराइड में तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा ने अपनी कंपनी की स्थापना कहाँ किया था? जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। टाटा अपनी कंपनी टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को जो है, इसकी स्थापना जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेद टाटा ने 26 अगस्त 1907 को द्रौपदी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला लौह इस्पात विनिर्माण संयंत्र था। शुरुआत में इसका नाम टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड था, लेकिन बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर टाटा स्टील लिमिटेड कर दिया गया। LAN और लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय या स्कूल के भीतर उपकरणों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विंडोज PC को रिफ्रेश करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाए? F5 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वेंट ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये जो RK लक्ष्मण द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है। ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगर बात करें सर्वेंट ऑफ इंडिया पुस्तक RK लक्ष्मण या भारतीय मध्यम वर्ग की सेवा करने के लोगों के बारे में कहानियों के संग्रह है, एक पत्रकार के नजरिए से बताया गया है। यह पुस्तक लक्ष्मण की विशिष्ट बुद्धि के लिए जाना जाता है, जिसमें इनके स्वयं के पेंसिल स्केच भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद कौन सा है? यह संबंधित जानकारी पूछा गया है। 1 सदी से भी पुराने सीमा विवाद और 11वीं सदी के हिंदू मंदिर को लेकर लड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? पश्चिम विक्षोभ और उच्च तापमान जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अब भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय बनाने जा रहा है? INS गुलदार बनाने जा रहा है। भारतीय नौसेना का सेवा मुक्त लैंडिंग जहाज INS गुलदार भारत का पहला पानी के नीचे एक संग्रहालय बनने जा रहा है। इसे महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रत्यक्ष कर जांच समिति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसकी नियुक्ति का वर्ष 1970 हुआ था। अगर बात करें इसके अध्यक्ष डॉक्टर LK झा थे। झा समिति द्वारा किया गया प्रमुख सिफारिश में विशिष्ट दरों या यथा मूल्य दरों में परिवर्तित करके संघ उत्पादक शुल्क को एक संशोधित मूल्य वर्ग मोड वैट में बदलना था। देशों के एकीकरण विशिष्ट शुल्कों को यथा मूल्य द्वारा इनपुट टैक्स के क्रेडिट रूपांतरण प्रदान करना था।
बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1843 को किया गया था। 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे और 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किया गया। प्रारंभ में इकाई बैंक के रूप में काम करते हुए 1862 में शाखा बैंकिंग को अपनाया गया। तो ये जितने भी 11 अगस्त के सभी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाके एसएससी एस्पिरेंट 7 सर्च कर लीजिएगा, आपको फाइल सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा महाबजट सेल यानी बिग जो है आज़ाद सपनों का सेल चलाया जाएगा। यानी कल रात जो है 12 से 1 के बीच जिन लोगों को बाई कीजिएगा आपको 1 साल के पास प्रो जो मात्र 298 मिल जाएगा, यानी 1 साल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कल जो है रात यानी 13 तारीख रात 12 से 1 के बीच बाई करना, यानी वो 14 तारीख को होगा। यानी 12 से 1 के बीच जितने भी लोग बाई करेंगे पास प्रो वो आपको 1 साल के वैलिडिटी के साथ 1 साल फ्री में मिल जाएगा। आपको कूपन कोड अभी आप सावन अप्लाई करके रख लीजिएगा, जिसको आपको परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं, जाइए अपने टेक्स्ट बुक में और कूपन कोड सावन अप्लाई करके रख लीजिएगा। और जैसे ही कल रात 12 बजे से स्टार्ट होगा आप तुरंत बाई कर लीजिएगा। आपको 298 में 1 साल का प्रो के साथ पास प्रो के साथ आपको 1 साल फ्री में मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, कल रात 12 से 1 के बीच शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।